friends, I'm Alka Sharma here again with the remaining parts of income from salary, and today I'm going to discuss about the Provident Fund. Friends, Provident Fund is a scheme intended to give substantial benefit to an employee at the time of his retirement. It is a scheme give substantial benefit to an employee at the time of his retirement. सो प्रोविडेंट फंड जो होता है इसमें क्या क्या होता है इन दिस फंड व्हाट एंड ऑल आर कंसिडर्ड. सो हियर इसमें एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सारा जो होता है ये इसमें कंसिडर किया जाता है इस फंड में. तो यहाँ पे इसके भी टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. तो मेनली यहाँ पे या जो भी बोले आप 4 तरह के फंड होते हैं प्रोविडेंट फंड में. एक तो होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, थर्ड वन इज अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड फोर्थ वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड. सो स्टैट्यूटरी फंड जो होता है इट अप्लाइज टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सबको अप्लीकेबल होता है ये. दूसरा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. तो ये जो होता है ये फंड इसलिए रिकॉग्नाइज, इसके नाम ही एज इट्स नेम इज ओनली सेइंग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सो इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. इसको आरपीएफ भी बोलते हैं इन शॉर्ट, और इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है. अनरिकॉग्नाइज फंड एज आई टोल्ड इट्स नेम ओनली डिस्क्राइबिंग इट्स नेचर. सो it is a fund which is not recognized by the commissioner of income tax. And fourth one is public provident fund. If this fund is open to every individual, even civilian, anyone can deposit their amount in this fund. So ये amount जो है कहाँ पे किया जाएगा, तो एनी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ एसबीआई या जो भी उसके अंडर में जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, या इन सब में किया जाता है. एंड एनीवन कैन डू. Under this scheme, a specified sum is deducted from the salary. So, under this scheme, a specified sum is deducted from the salary of employees as his contribution towards the fund. The employer also generally contributes the same amount out of his pocket to the fund. मतलब employer और employee दोनों का contribution होता है. employee जहाँ कर रहा है, if you are in a company, अगर आपका कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, पीएफ में जा रहा है, तो employer भी उसमें एक पोर्शन दे रहा है, और उन दोनों पे इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है, वो भी उसी फंड में होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो जो होता है एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कैलकुलेशन है, मतलब कैसे टैक्सेबल होता है, वेदर एग्जम्प्ट होता है या नहीं, या जो भी है इनका नेचर, एज पर नेचर इनके अलग अलग ट्रीटमेंट है, जैसा कि मैंने बोला एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ, पीएफ. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे. सो इन केस ऑफ आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of 12% of salary is taxable as salary under the head under section 17 subsection 1. तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो आपके सैलरी का 12% जो है, दैट इज अप टू 12% ऑफ योर सैलरी, इट इज़ exempted, and more than that it is taxable as salary. एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का क्या होता है, इट इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. 80C में डिडक्शन मिल जाता है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मोर देन दैट इज इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, and I think you will always remember it because it's so easy. Then interest credit on employers contribution. अब जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलता है. सो दैट इज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1. सो जो इंटरेस्ट मिल रहा है एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे, उसमें अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल एज सैलरी. 9.5% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो जो एक्सेस है 9.5% से वो टैक्सेबल हो जाएगा एज सैलरी. इन केस ऑफ यूआरपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन. ये टैक्सेबल नहीं होता एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हम देख रहे हैं. एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट है, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन,
दिस इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट, ये इसमें कहीं भी टैक्सेबल नहीं हो रहा है। नाउ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसका क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फुली एग्जम्प्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ATC, and interest credit on employers contribution, it is fully exempted. In case of public provident fund employers contribution not applicable as there is only SC own contribution, यहाँ पे SC खुद से करता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ATC, कोई भी पर्सन जाके अपना PEF अकाउंट खुलवा सकता है और पेमेंट कर सकता है, और जो पेमेंट उसमें कर रहा है वो ATC में डिडक्शन ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ही करे, वो सिविलियन कोई भी जाके उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इफ़ ही हैज़ एनी अदर इनकम तो ऑफकोर्स ही विल गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ PF नॉट अप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ तो एम्प्लॉयर का कोई रोल ही नहीं है। नाउ इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, अब जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना तो उस पर भी तो टैक्स मिलेगा, उस पर भी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल एज सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। इसमें भी सेम है कि 9.5% से ज़्यादा है तो रेट जो है इंटरेस्ट रेट 9.5% से जो भी एक्सेस है वो टैक्सेबल हो जाएगा एज सैलरी। एंड इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट। इन केस ऑफ SPF जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट होगा। इन केस ऑफ PF इट इज़ फुली एग्जम्प्टेड। नाउ अमाउंट विदड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। सो अमाउंट विदड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये कंडीशन हम नोट में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लेस मतलब हम दूसरे जगह, और क्लैरिटी भी है यहाँ पे समझने में, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ URPF दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। जब वो लमसम अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन तब एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा ये जो इंटरेस्ट उसको एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पे मिल रहा है। एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3). सो जब ये दे रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, तब ये कोई टैक्सेबिलिटी नहीं थी। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट एट व्हेन यू आर विदड्रॉइंग दैट अमाउंट उस समय आपको ये देखना होता है। सो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन taxable as income from other source, and employer contribution and interest thereon taxable as profit in lieu of salary. In case of SPF that is statutory provident fund, it is fully exempt under section 10(11). And in case of PF also, that is public provident fund also, it is fully exempt under section 10 subsection 11. So we finished with this, and यहाँ पे जो मैं नोट बोली हूँ आपको, यहाँ पे ये जो है ना RPF में जो अमाउंट विड्रॉ होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, तो उसका क्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी है, जैसे कि हमने बोला था 12% ऑफ सैलरी, इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, कहीं हमने डिस्कस किया 9.5% पर एनम जो इंटरेस्ट है इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम अगर है तो टैक्सेबल होगा। एंड यहाँ पे जो हमने RPF के लिए कहा था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ नोट में मैं दे रखी हूँ, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी इक्वल्स टू बेसिक सैलरी प्लस DA इंटरेस्ट डियरनेस अलाउंस इंटरेस्ट इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। एंड ये जो एग्जम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ RPF पेबल टू एन एम्प्लॉय, जो हमारा दूसरा नोट है वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। सो एग्जम्पशन ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला है कि हम यहाँ नोट में डिस्कस करेंगे ऑफ RPF पेबल टू एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं ये पहले देखना है कि हैज़ एम्प्लॉय रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years विद द एम्प्लॉयर। क्या पहले हमें ये देखना है कि क्या उसने कंटिन्यूअस 5 years का सर्विस पे किया है, मतलब रेंडर किया है एम्प्लॉयर को। अगर हाँ कहता है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा।
अगर नो he has not rendered for 5 years continuous service, then we have to see whether his service terminated due to ill health, मतलब ill health है, contraction or discontinuance of employer's business or any other cause beyond the control of employer, that is it is not from the part of employee. अब ये जो है ये कुछ नहीं कर सकता एम्प्लॉय इसमें। तो ये सारे जो 3 केसेस हैं, अगर इनके कारण अगर उसने डिसकंटिन्यू, अगर इनके कारण वो 5 इयर्स सर्विस नहीं रेंडर कर पा रहा है, दैट इज इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, एनी अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये तीनों केसेस हैं। अगर हाँ, इफ़ इट इज़ येस देन एग्जम्प्ट, इफ़ नो देन इज एंटायर बैलेंस इन RPF ट्रांसफर टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी RPF मेंटेन बाय हिज न्यू एम्प्लॉयर। तो हमें ये देखना है कि अगर ये तीनों केसेस नहीं है और उसने कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 इयर्स नहीं दिया है, तो क्या वो उनके जो नेक्स्ट जो न्यू एम्प्लॉयर है उनकी RPF जो मेंटेन कर रहा है वो उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। और दूसरा पॉइंट है कि और अगर बोलता है कि हाँ ट्रांसफ़र हो गया तो वो एग्जम्प्ट होगा, अगर नहीं ट्रांसफ़र हुआ है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमें ये देखेंगे कि क्या इज एंटायर बैलेंस इन RPF ट्रांसफर टू NPS अंडर सेक्शन 80 CCD, जो NPS है ना, नेशनल पेंशन स्कीम, तो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है क्या? अगर इसमें हो गया तो फिर से एग्जम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस वाज द केस इन दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द next point. This is superannuation fund. It is also a part of calculation of salary. टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट जो हम करते हैं, जो मैंने फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस किया था उसमें मैं ऑलरेडी इसको मेंशन कर रखी हूँ। सो सुपर एनुएशन फंड इट इज़ अप्रूव्ड। ये दो तरह का होता है, एक तो होता है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और दूसरा होता है अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है एग्जम्प्ट अप टू ₹1,50,000 पर एनम। एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 पर एनम एग्जम्प्टेड होगा। एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज एग्जम्प्टेड। सो बस यही है। एंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13). इसमें सिर्फ ये है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर 1,50,000 पर एनम से एक्सीड करता है तो वो टैक्सेबल होगा, और अप टू जो है वो 1,50,000 वो एग्जम्प्टेड है, एंड रिमेनिंग अदर थिंग्स आर एग्जम्प्टेड ओनली। एंड इन केस ऑफ अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, इसका ट्रीटमेंट सेम अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह होगा जो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। इट्स सेम लाइक दैट, नो चेंज। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। जब कोई वॉलेंटरी रिटायर होता है तो उसका क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलते हैं, सो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें क्या एग्जम्पशन मिलता है, क्या टैक्सेबल होगा। सो वी आर गोइंग टू सी दैट। इट इज़ एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(c). सो ये एग्जम्प्ट होता है बट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। तो ये क्या क्या है? फर्स्ट वन इज सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, फ्रैक्शन नॉट कंसिडर। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ईयर कंसिडर नहीं किया जाता, 1 कंप्लीट ईयर ही लिया जाएगा। तो सैलरी पर मंथ इंटू 3 मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सेकेंड वन इज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। जो रिमेनिंग मंथ बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। थर्ड वन इज मैक्सिमम ₹5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक ही मिल सकता है एग्जम्पशन। एंड फोर्थ वन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो इन चारों में हम देखेंगे कि इन चारों में विच एवर इज लोअर उसको कंसीडर करेंगे हम एज एग्जम्प्टेड अमाउंट। सो टोटल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(c), और जो बचेगा वो टैक्सेबल वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन हो जाएगा, और वो हम टैक्सेबल सैलरी के कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे सैलरी जो यहाँ पे ना सैलरी पर मंथ, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज़ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस इंटरेस्ट इनटू रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सो इससे हम वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज
retrenchment compensation. It is retrenchment compensation. This is also one of the part of calculation of taxable salary. So it is exempted under section 1010B. List of the following is exempted. List of the following is exempted. So maximum rupees 5 lakh and compensation as per Industrial Dispute Act rupees 5 lakh or compensation as per Industrial Dispute Act. ओके तो ये कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होता है, ये होता है 15/26 डेज इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ. यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. और यहाँ पे इफ फ्रैक्शन इज मोर देन 6 मंथ देन कंसिडर एज 1 ईयर. सो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज कंसिडर्ड. देयरफॉर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. एंड इन दोनों में जो लिस्ट होगा विच एवर इज लोअर वो एग्जम्प्टेड अमाउंट हो जाएगा. तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010B इक्वल्स टू वी गेट द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. और फॉर दिस पर्पस फॉर द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स. तो यहाँ पे सैलरी के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या लेंगे, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस turnover commission. So friends, we have completed today's portion and remaining chapters balance are in this chapter remaining topics are perquisites and professional tax and entertainment allowance and all that. So we'll discuss in next video. तो तब तक के लिए हमने तो complete कर दिया है. And if you have any query, any suggestions, please comment in my video comment box. And if you need any note regarding all this what I am discussing here, so that also you can comment there. I'll reply how to contact me. And thank you so much for watching my video. And if you like it, please like and subscribe the channel. Thank you so much.